ऑफ मेन जो हमें समझना था, टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। तो लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ सेलुलर। पहला लिखे एरोबिक, एक दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक कल भी बताए थे शायद, लेकिन पूरा समझाए नहीं थे। एरोबिक और एनारोबिक। अब लिखिए एरोबिक के बारे में, लिखिए AEROBIC, एरोबिक के बारे में लिख लीजिएगा कि विच रिस्पायरेशन इज presence of O2 is called एरोबिक रिस्पायरेशन। और एनारोबिक में जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, विच रिस्पायरेशन इन एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, है कि नहीं। अब दो चीजें मैं बताता हूं। इस एरोबिक वाले में अंतिम उद्देश्य कल बताए थे ना, द फाइनल स्टेज यू फाइंड आफ्टर द रिस्पायरेशन accumulation of energy in the cell part in mitochondria। तो अंतिम उत्पाद क्या मिलता है, कल मैं इक्वेशन में बताया था, एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी किस रूप में काउंट करते हैं, एटीपी के रूप में। तो या तो यहां पर एनर्जी मिलेगा 38 या 36 एटीपी। तो एरोबिक्स में एनर्जी जो एक्यूमुलेशन होगा, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप बंद कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। कहां से बंद होगा, कर दीजिए। कई हम एक दिन परेशान हो गए थे खुद पढ़ाते पढ़ाते बीच में। चलिए कोई बात नहीं। सोचे होंगे कि सर क्लास लेके अभी आए हैं तो थके होंगे, वो एसी ऑन कर दी है, कोई बात नहीं है। 38 से 36 एटीपी प्राप्त होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपके दिमाग में यक्ष प्रश्न आएगा, यही सब चीजें जनरली जब डेफ पढ़िएगा तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे सर 38 भी है और 36 भी है, तो ये कौन सा कारण होता है और किस कारण होता है। मैं वो चीजें, हमारे अंदर भी, मनुष्य के अंदर भी एनारोबिक कुछ रिएक्शन होते हैं। कई जगहों पर पढ़ा दिया जाता है कि हम तो एनारोबिक है ही नहीं, हम तो एरोबिक वाले हैं। फिर भी मनुष्य के अंदर एनारोबिक जैसी घटना घटती, बताऊंगा। जैसे कई बार देखते होंगे कि जकड़न हो जाती है बहुत जगह पर, या बहुत ज्यादा आप क्रिकेट खेलते हैं या भाग दौड़ की चीजें करते हैं, बहुत जगह पर देखिएगा एकदम पूरा जकड़न हो जाता है। वह कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें एनारोबिक प्रोसेस। वही 2 ATP जो है आपको एक्यूमुलेशन उस फॉर्म में हो जाता है, तो उस O2 का सप्लाई रुक जाता है, उस स्थिति में होता है। तो हाँ उससे करते हैं, वो मैं बता रहा हूं, छाती से करते हैं, वहां पर एल्वोलाय है। हाँ एल्वोलाय जो है एब्जॉर्प्शन अगर नहीं कर पाया प्रॉपर ढंग से, और सेल तक नहीं पहुंच, सब। हाँ तो एक्चुअली क्या होता है, जकड़न सब जगह नहीं होता है। जहां 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 ज्वाइंट है वहीं पर जकड़न होगा, वहीं पर जकड़न होगा। वहां पर क्या, किस चीज का सप्लाई रुक जाएगा, O2 का। O2 का सप्लाई रुकेगा तो वहां पर कौन सा, रिस्पायरेशन की प्रोसेस में कहा हूं, रिस्पायरेशन की प्रोसेस में O2 जो सप्लाई चेन होता है, रिस्पायरेशन अगर के विदाउट रिस्पायरेशन का O2 चेन में कैसे आएगा, तो आएगा ही नहीं चैन है। ब्लड में भी अगर डिफ्यूज होता है तो रिस्पायरेशन के बाद ही तो हो पाता है कि नहीं।
हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर वहां पर अगर नहीं पहुंच पाया फिर तो वहां पर दिक्कत होगी, है कि नहीं? तो वहीं वहीं पर ये 2 एटीपी जो कमी आती है वह 2 एटीपी यहीं से फुलफिल होता है, यानी कि वहां कंज्यूम हो जाता है। इसीलिए वहां पर 30, अगर मान लिया जाए कि आप नॉर्मल स्थिति में है तो 38 का 38 यहां से मिल गया। नहीं समझ में आया? तो समझ में समझे कि नहीं? इसलिए 2 एटीपी यहां पर हमने दो टर्मोलॉजी लिखा है, हालांकि यह बहुत डेप्थ है, बहुत सारे बुक में इतना डेप्थ जाकर नहीं लिखा। तो ये सारी की सारी चीजें आप ये दोनों हालांकि याद रखना है, बताऊंगा ये प्रूफ करके आगे बताऊंगा। और एब्सेंस में कितना एटीपी एनर्जी की प्राप्ति होती है अगर एब्सेंस हो तो? मात्र नहीं, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं या फिर ये जो है वो करते ही नहीं है, वो बिना O2 की उपस्थिति में करते हैं, फिर उनका काम धंधा चल रहा है। विदाउट काम धंधा एनर्जी के चल सकता है क्या? नहीं ना, फिर तो चाहिए ना एनर्जी, रहता है एटीपी, लेकिन बहुत कम, इसकी तुलना में कम आता है। क्या होता है? टू, ओनली 2 एटीपी। तो ये डाटा लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है डाटा, है कि नहीं? एनर्जी के रूप में कितना प्राप्त करेगा, और यह किस रूप में है? एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी के रूप। और भी आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होते चलेगा, पहले इतना लिख लीजिए। और एटीपी का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, क्या होता है फुल फॉर्म, कोई बताएंगे? एडिनोसिन ट्राई, लिख लीजिए, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ADENOSIN, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, TRIPHOSPHATH, है कि नहीं? ये फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है कि नहीं? अब जो है इतना चीज समझे कि नहीं? आगे बढ़े, अब लिखिए रिस्पायरेशन जो होगा इन सेलुलर रिस्पायरेशन। हम किस रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन स्टेज में हो, स्टेप में हो, कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप रिस्पायरेशन होता है, वह किस में होगा बताइए? उस फर्स्ट स्टेप में जो रिस्पायरेशन होता है जिसके कारण ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज टूटकर किस में बनता है? पायरुवेट। और यह CDS UPSC के एग्जाम में पूछ दिया था, जनरली उन्होंने फर्स्ट स्टेप कोई पढ़ के ही नहीं गया, है कि नहीं? फर्स्ट स्टेज में क्या बनता है? C6H12O6, किसमें बने टूटेगा? पायरुवेट, C6H12O6। अब C6H12O6 मैं कल तोड़ के बताया था, इसी का क्या होता है? इसी से एनर्जी की प्राप्ति होती है, रिएक्शन करता है O2 के साथ रिस्पायरेशन के बाद, कल बताए थे पूरा इक्वेशन में। तो ये फर्स्ट स्टेज में बन के क्या बनता है? पायरुवेट। पायरुवेट लिखिए PYRU, पायरुवेट, पायरुवेट बनता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है ग्लूकोज जो है सेलुलर में, सेलुलर में अगर रिस्पायरेशन होगा तो वह सेलुलर का रिस्पायरेशन फर्स्ट स्टेज में बनता है पायरुवेट। अगर तुमसे पूछ दिया यहां पर कि यह कहां पर संपादित होगा, यह प्रोसेस जो प्राइवेट बनता है वह कहां पर संपादित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कि न्यूक्लियस में होगा, कि साइटोप्लाज्म में होगा, कहां होगा? वाह, क्या कमाल है, यही तो कमाल है, यहां पढ़ रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्ट स्टेज में नहीं होता है, जनरली यही लोग बताएंगे और टीचर भी यही बता, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये एनसीईआरटी का लाइन है, लाइन में साइटोप्लाज्म में होता है।
साइटोप्लाज्म का मतलब समझ रहे हैं, जीव द्रव हिंदी में। हाँ, तो यह फर्स्ट स्टेज में क्या बनता है, पायरुवेट। एकदम दिमाग पर बैठा लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, और जनरली लड़का लोग गलती करके आया था। कहां संपादित होगा यह, साइटोप्लाज्म, हिंदी में भी लिख लीजिए जीव द्रव, चल जाएगा ना, समझ रही है ना। इसलिए मैं दोनों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, साइटोप्लाज्म, है कि नहीं। तो फर्स्ट में क्या होगा, अच्छा एक सेकेंड, आप कहेंगे सर और सब में तो काफी रिएक्शन बताते थे, इसमें रिएक्शन क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या कॉम्प्लेक्स है। यस, ग्लूकोज में पाइरुवेट जो बनता है इतना कॉम्प्लेक्सिटी है कि परीक्षा में कभी पूछेगा नहीं भाई, इतना कॉम्प्लेक्स, कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो यह 10 स्टेप में रिएक्शन करके तब पाइरुवेट बनता। 10 स्टेज बताना कोई तो मेडिकल में नहीं पढ़ाया जाता, मैं यहां पर क्यों पढ़, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है जो 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो सिर्फ आप 10 स्टेप भी याद रखिएगा तो आपके लिए काम बन जाएगा, है कि नहीं। तो यह बहुत कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म में, और वह कितने स्टेज से गुजरता है, 10 स्टेज। और यह प्रतिक्रिया कहां संपादित होगी, तो फर्स्ट स्टेज में क्या बना, पाइरुवेट, कहां संपादित होगा, साइटोप्लाज्म में, कितने स्टेज में संपादित होगा, 10 स्टेज में। इट मींस दिस प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, समझ में आ गया। अब लिखिए सेकेंड स्टेज, स्टेज नंबर सेकेंड, स्टेज नंबर सेकेंड, ये भी सेलुलर रिस्पायरेशन का ही पार्ट है कि नहीं। लेकिन यह पाइरुवेट जो होता है, जो हम सेकंड फॉर्म में तोड़ दिए थे लास्ट फॉर्म में, या किस फॉर्म में छोड़ दिए थे पाइरुवेट में, यही पाइरुवेट 3 कंडीशनों में अलग अलग कंडीशन में बताएगा, है कि नहीं। अब ये 3 कंडीशन क्या होगा, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा, एक आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये पाइरुवेट जो टूटा तोड़वाए हैं वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा या और किसी कंडीशन में होगा। तो पाइरुवेट की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, वह सब में एक समान घटता है। बातें समझ रहे हैं मेरी बातें। लेकिन डिफरेंसेस जो क्रिएट होता है इस स्टेज के बाद क्रिएट। तो पहला लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ, हाँ, एब्सेंस ऑफ O2, और ये क्या होगा, प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ O2। पहले तो ये दो को समझाते हैं और लास्ट तीसरा समझाएंगे, वो थोड़ा सा यूनिक कंडीशन है, इसीलिए पहले ये दोनों को पहले समझ। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये तो नॉर्मल बात है। यही पाइरुवेट क्या किस में टूट जाएगा, पीछे बता चुका हूं, CO2 टूटेगा, क्योंकि ग्लूकोज वाले में तोड़ रहे हैं H2O और प्लस एनर्जी। कोई दिक्कत, पीछे के क्लास में कल ही बता चुका हूं। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो ये रिएक्शन का क्या बनाएगा, CO2 H2O, क्योंकि हमारे श्वसन के बाद क्या निकलता है, CO2 ही तो निकल रहा है, और थोड़ा बहुत जल की मात्रा, ऐसे अगर बिल्कुल अगर कीजिएगा तो हल्का हल्का वाटर का कंटेंट दिखाई देगा, और उसके बाद एनर्जी ATP के रूप में निकलती है। अब सोच के देखो कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तब क्या होगा, अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, वही तो नहीं टूटेगा तो क्या होगा, क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा वो, वही बनाता है लैक्टिक एसिड। अभी थोड़ा देर पहले ना बताया,
लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही पेन होता है। ज्वाइंट पेन होता है, जो काफी अगर क्रिकेट खेलोगे या दौड़ जाओगे तो लोगों अरे पैर पकड़ लिया, अब नहीं होता है। अब मम्मी को कहते हैं कि इसमें बिल्कुल वो कहाँ, वो तो खिंचाव होता है मांसपेशियों में। हाँ, खिंचाव हो जाता है कई बार मांसपेशियों में, उसका कारण से भी होता है। कई बार नस खिंच जाता है, उससे भी दर्द होता है। लेकिन ये दूसरा चीज है। कई बार क्रैम्प हो जाता है, क्रैम्प सब सुने होंगे। वो ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, माने वो वाटर की कमी हो जाती है, तो उस कारण से होता है। तो ये लैक्टिक एसिड बनता है, ये बहुत अच्छा है, इसको लिख लीजिएगा। ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी देगा, इसके साथ एनर्जी भी देता है, एनर्जी भी देगा लैक्टिक एसिड। ये समझ में आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, देखो एब्सेंस में आ जाएगा, थोड़ा सा ये हो गया। हाँ, मिटा मिटा ही देता हूँ। हम ऊपर ध्यान ही नहीं दिए, बोल रहा हूं सही, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर उधर कर दो कोई। ये होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अच्छा स्मरण किया, ये ऑनलाइन पर वीडियो जाता है, जो कहेगा गलती पढ़ा दिया, जबकि यहाँ पर हम बोल सही रहे हैं। और, और ये जो है प्रेजेंस ऑफ 40 में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ 40 में क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है कि नहीं। डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। हाँ, लेकिन डाइऑक्साइड बोला जाता है। हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड बोला जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड, जिसमें जल का जो है, जिसमें हाइड्रो डाई ऑक्साइड होगा। हाइड्रो डाई तो नहीं लगेगा, नहीं नहीं लगेगा इसमें। हाइड्रोजन डाई, हाइड्रोजन डाई। आ, हाँ, हाइड्रो, उसको जस्ट अपोजिट कर देना पड़ता है। हाँ, इसमें दो है, सिर्फ उसको कहेंगे, ऐसे हम वाटर कह देते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। ये एनर्जी है। अब देखो, वो तो केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग खूब चर्चा करेंगे कि नाम कैसे पड़ता है। ये देखो लैक्टिक एसिड, ये बन गया, और ये क्या बन गया, आपको नॉर्मल स्थिति में जो बनती है कि नहीं। अब एनर्जी दोनों तरफ प्राप्त होता है, तो आप जब बताइए कि किसमें एनर्जी और किस समय और किसमें ज्यादा मिलेगा, एक नॉर्मल सी बात है। एनर्जी सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होगी, यहां से, ऑक्सीजन वाले में। यहां क्या कितना प्राप्त होगा, 36 यहां मान लीजिए, और दो जो यहां लैक्टिक से आया है, दो यहां से, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा। अब जब नॉर्मल स्थिति में रहेगा, तो टोटल यहां से कहां से कितना से प्राप्त कर लेगा। नहीं समझ पाए, हम समझे, अभी भी नहीं समझ पाए क्या करना चाह रहा हूं। जब एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसके लिए तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, उसको थोड़ी लैक्टिक वाला कोई आभास होगा, तो उस स्थिति में अकेले 38 देगा। लेकिन अगर वह क्रैम्प आ गया है, या किसी कारण से क्या हो जा गया है, वो बिल्कुल थकावट की स्थिति में है, क्रैम्प आ गया है, या बहुत सारे चीजें हो गई है, लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, तो दो इसका और 36 उसका, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 38। समझ में आ गया। ये दो यहां पर ले लेता है कि नहीं, लैक्टिक एसिड वाला, और ये चीजें जो होता है वो कम जाता है, 36 हो जाता है। अब आनंद आया। कई बार ये डाटा आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा भी नहीं, खुद ढूंढने से। लैक्टिक एसिड में कितना हो सकता है मैक्सिमम जमा, 2, रेस्ट में कितना, 36। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो कितना आएगा, 38। बातें क्लियर हुई। चलिए, अब स्पेशल कंडीशन के बारे में
हा हा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो इफिशियंसी है, मान लीजिए कि तुम्हारी इफिशियंसी अगर 5 रोटी खाने की एनर्जी के रूप में है, कि 2 रोटी, अगर मान लिया कि 2 रोटी तुम खाए, एनर्जी हमारे अगर जितना जरूरी है मुझे कि 2 रोटी से ही मिल सकता है, तो तुम 4 रोटी खा लोगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या 2 गुना ज्यादा मिल जाएगा क्या शरीर को। ये कंसेप्ट दिमाग से हटा देना, जितना जरूरी है ना, इफ जितना तुम्हारा ये लूज करता है ना, जैसे ये जहां पर हमें जरूरी था सेल को, हाँ लूज कैसे करता है, ये बहुत बड़ा मान है, वही 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 समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि सेल अपने जो लंग्स जो है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, वह अपने जगह प्रिजर्व करने के लिए तो नहीं किया जाता है, वह हर ऑर्गन के लिए करता है, ऑर्गन के लिए करता है कि नहीं, लेकिन हाँ करता है, पूरा पूरा सुन लीजिए। और जब ये पूरी तरफ में करेगा, लेकिन एक जगह पर जो सप्लाई करने वाला था 38 में, मान लिया कि 38 में पूरे शरीर को सप्लाई करने वाला है, लेकिन 2 यूनिट जो है वह क्या कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है, क्योंकि जिस जगह पर वह भेजने वाला था उस जगह पर वह डैमेज है, क्रैम्प है, तो वह क्या काम कर लेगा, कोई जबरदस्ती देगा कि नहीं तुम लो, वहां ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं हो रहा तो पहुंचा कहां से पाएगा। तो वह जो है इस प्रेजेंस ऑफ O2 की अनुपस्थिति में यह किस रूप में जमा कर देता है, देता जरूर है निश्चित, लेकिन वह किस रूप में देता है, एब्सेंस ऑफ O2 के रूप में, और वह क्या होता है, लैक्टिक एसिड। नहीं फिर भी नहीं बुझे, और अब मैं कितना तोड़ू, 1 सेकंड, लंग्स लंग्स कुछ भी नहीं करता है, लंग्स सिर्फ वो जो है ना बीच में मध्यस्थता का काम करता है, मेडिएटर है। अगर तुम शादी विवाह कहीं देखे हो मेडिएटर होता है, मैं ध्यान से बताता हूं उतना ही बात सुनना, तुरंत समझ आओ। लंग्स क्या है, एज ए मेडिएटर के रूप में काम करता है, क्योंकि वह सिर्फ डिफ्यूजन करने का काम करता है। अब शादी का प्रपोजल करने के लिए तुम्हारा एक मेडिएटर आया, चल है हमारे गार्जियन से मिले शादी के लिए, बाबू को शादी करा ली, हमने मेडिएटर तो भेज दिया एज ए मेडिएटर के रूप में, या कोई भी हो, लेकिन शादी एक्सेप्ट करना या न करना गार्जियन का काम है ना। वह मान लिया जाए कि वह एक्सेप्ट करने की ही स्थिति में नहीं है यह O2 को, तो वह क्या करेगा, दो तो रिजर्व नहीं, वो दो तो एक्सेप्ट नहीं ना करेगा, तो 1 सेकंड, हाँ हाँ मैं हाँ बता रहा हूं, तो वो दो जो है वह पहुंच कितना रहा है, वह 38, उस 38 में से टोटल दो जो है वह उस प्रॉपर यूनिट के पास नहीं पहुंचेगा, वह प्रॉपर किससे काम ले रहा है, 36 से ले रहा है, तो ये दो कहीं ना कहीं जाकर तो जमा होगा किसी रूप में, एकुमुलेशन तो होगा, और किस रूप में होता है, यही लैक्टिक के, यानी कि लैक्टिक के रूप में, और प्लस ये एनर्जी निकलता है दो में, लेकिन यह जो होता है हमें क्या होता है, वो क्रैम्प के रूप में, उसका क्रैम्प के रूप में हमें वो दिखाई देता है या महसूस कर, लैक्टिक एसिड के कारण ही क्रैम्प होता है, यहां भी ये भी लिख लेना, ये कई बार पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ये कर लेना, क्रैम्प इसी के कारण महसूस, लैक्टिक एसिड के कारण ही क्रैम्प भी महसूस करते हैं, है कि नहीं। अब एक स्पेशल कंडीशन आता है इसमें, जिसमें O2 की अनुपस्थिति जो छोड़िए, कुछ भी किसी चीज की चर्चा, लैक्टिक एसिड की भी चर्चा नहीं हम करेंगे, हाँ एल्वलाई था, एल्वलाई तो वही था, एक्सचेंज ऑफ मीडियम है, हाँ हाँ, एटीपी रिएक्शन बनेगा सेल में, बड़ा बेवकूफ, बड़ी मार मारेंगे, सेल पड़ेगा ना, सेल जो बनेगा ना, सेल जहां पर भी होगा, ब्लड सेल होता है, हाँ सेल सेल का टी सेल
एक सेकंड सुनो। ब्लड जो होता है ना, ब्लड एज ए टिश्यू होता है, सेल नहीं होता है, ये दिमाग से पहले हटा दो। सेल क्या होता है, ये ब्लड क्या होता है, टिश्यू होता है। तो ब्लड की बात ही चर्चा नहीं है, ब्लड तो सिर्फ एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करने में ये भी। अरे हमारा अंग प्रत्यंग देख रहे हो ना, एल्बुलाई से हमें ऑक्सीजन डिजोल्व हुआ, डिजोल्व ब्लड में, हाँ ब्लड में डिफ्यूजन हुआ। अब देखो, अब ब्लड से हर सेल को पहुंचेगा, अरे हर अंग और प्रत्यंग को पहुंचता है कि नहीं? अरे दिमाग अस्थिर करके देखो, और हर अंग में पहुंचेगा। तो तुमको बताए थे सेल जो है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, सेल किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू क्या है? ऑर्गन। फिर सुन लो, अब रुको, जो ना ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, अब हमारा जो आया, हर अंग और प्रत्यंग तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड वेसल। तो जब अंग और प्रत्यंग से पहुंचता है, इसके माध्यम से कहां पहुंचेगा? सेल। कहां पहुंचेगा? सेल में। और सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो सारा प्रोसेस चल रहा है रिस्पायरेशन का। तभी तो इसको कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। अरे पहला ही ऊपर हेडिंग क्या लिखाए थे? सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर ही तो पढ़ा रहे हैं। तो घटेगा कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर। वहां काम नहीं कर रहा है। लिंकिंग करो। ब्लड कहां से ले आए तुम? ब्लड एज ए मीडियम। अच्छे, अब तुमको लग रहा है एल्वोलाए तक तुम रुके हुए थे। एल्वोलाए क्या करता है? ये मिड एल्वोलाए इज ए मीडियम टू ओनली एक्सचेंज, लिखाए भी थे, एक्सचेंज ऑफ O2 और SCO2। उसका तो वही काम खत्म हो गया, उसको कहां बहुत ज्यादा उसका फंक्शन है। और वहां से डिजोल्व हुआ किस में? ब्लड में। अब ब्लड से हर जगह पर कहां चला गया? अंग में। अंग किससे बना है? सेल से। और सेल में सारी सारी प्रोसेस घटना घटेगी, और वह सेल में कहां घटेगी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब तुम कहोगे कि सर इससे बड़ा पायरुवेट पढ़ाए थे, तो उस इस हाँ वही सेल का ही पार्ट है। समझ रहे थे कि तुम ही बोलोगे, अभी तुम्हारे बेसिक नॉलेज ही कमजोर है। सेल एक छोटा पार्ट नहीं होता, उसका एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका सारे पार्ट में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में कौन सी घटना घटा? पायरुवेट। क्वेश्चन पूछना बुरी बात नहीं है, और तुम जितना क्वेश्चन कर रहे हो ना, यहाँ मुखर्जी नगर में पूछ दोगे जो 1.5 लाख 2 लाख जिसका फीस है, वह तो तुमको टर्मिनेट कर देगा कि बहुत क्वेश्चन पूछता है। वो जवाब ही नहीं दे पाएगा ना। इस ढंग का वो कहाँ, इस ढंग का वो पढ़ा पाते हैं, हमको पता नहीं है। 15 मिनट में तो पूरा रिस्पायरेशन खत्म हो जाता है, हम देखे हुए हैं। वो भी ये सर कर रहे हैं क्योंकि उनके साथी और सर्किल पढ़ चुके हैं। जितना डिटेल बता दे रहा हूं ना बेटा, एक बार पढ़ लो, दूसरा दूसरा क्वेश्चन पूछो, बहुत बढ़िया लगता है हमको। लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, बहुत खराब वर्ड है उसका, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। समझने का कोशिश कीजिए, मैं एक एक चीज का ऑपरेशन करा दूंगा। ऊपरी सतह से हम सतही ज्ञान लेके पढ़ाते ही नहीं। अब समझ में आ गया होगा। अब ये सारी हाँ हाँ हाँ, ऑटो खुल गया। हाँ हाँ, चला गया। हाँ, अरे भेन में गया अरे ब्लड भेने में ना बहता क्या, और कहीं दूसरी जगह बहे छे रे, कहला तोहर खोपड़ी ठीक नहीं है काज। हाँ हाँ, ऑटो तो हईते है सेल्स में। अब्सेंस, O2 का अब्सेंस कैसे हो गया? अच्छे, अंग और प्रत्यंग में गया, लेकिन कुछ ऐसे क्रैम्प आ जाते हैं, तो उससे कौन सा चीज प्रभावित होगा? अंग और प्रत्यंग ही तो प्रभावित होगा, ऑर्गन ही तो प्रभावित होगा। तो अंग और हाँ, ये प्रभु, थोड़ा देर सुन तो लो ना।
इतना स्थूल चीज नहीं है जितना हम समझा देंगे तुमको। हमें क्रैम्प हो गया। क्रैम्प होने का मतलब क्या हो गया कि उस जगह पर ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया। और ऑक्सीजन का सप्लाई रुकने का मतलब यह है कि ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा। समझ रहे हो? जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो O2 पहुंचेगा? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं, O2 पहुंच पाएगा प्रॉपर? नहीं पहुंचेगा। जब O2 प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में काज होगा? नहीं काज होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का एक भीतर का एक यूनिटरी फंक्शन, जिस पर ये सर पायरुवेट जैसी प्रक्रिया घट रही है, उसके यूनिट फंक्शन पर जब ऑर्गेन तक ही नहीं पहुंचेगा तो सेल कहां से काम कर पाएगा? कर कहां से पाएगा? वही चीज तो मैं कह रहा हूं, वही अब्सेंस होता है जब O2 अब्सेंस हो गया। उन ब्लड जो है सिर्फ एक परिवहन का काम करता है और उसका कोई काम नहीं है। ये प्रभु कहाँ घर है आपका? हम सुनो, ब्लड जो है एक अंग से, वन ऑर्गन से अदर ऑर्गन के बीच सिर्फ एक्सचेंज का काम करता है, ऑक्सीजन के बीच। अब्सेंस इसीलिए हो गया कि जब क्रैम्प होता है, तो इस ऐसा नहीं कि ब्लड चलना रुक हो जाता है, ब्लड में जो है डिसोल्व सही से O2 का नहीं हो पाता है। अरे भाई, एल्बोलाई किया ना, ये ऑक्सीजन यहां पर गया ना, ब्लड में जा रहा है, लेकिन क्रैम्प होने के बाद, क्रैम्प हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन तो होता है प्रोपरी, ऐसा नहीं कि रुक गया पूरा, लेकिन वहां पर O2 का डिसोल्व नहीं हो पाता, अंग जो है उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता है। जैसे दोनों हाथ काट दो, सामने भोजन रख दोगे, कहोगे कि खाना खा लीजिए सर, चाहे बांध दो, हम खा पाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि भोजन नहीं आया है। सेम चीज वही होती क्रैम्प में, हमारी क्षमता नहीं रहती रिजोल्व करने। समझ में आया आप कि अभियो नहीं आया? अब आया समझ में? हे प्रभु, हम माथा फोड़ लेंगे। मुखर्जी नगर में मैं बता देता हूँ, इतना खोल कर और अंदर तक अगर पढ़ा देगा तो मैं कल से पढ़ाना बंद कर। क्वेश्चन तुम सही से नहीं पूछते हो, या मेरे मेरे उस समझ में नहीं आता है कि क्या पूछना चाह रहे हो। अब समझ में आया? इसीलिए क्रैम्प होता है। कौन से किताब में खोजोगे इसको? भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहीं से सवाल आते हैं। बुझलस? रे रे हमरा के तू पगलेवे की रांची जाए देवे, तो हम रिसर्च करे के हो कि ज्ञान भर काम लो और परीक्षा पास करो। 30। हाँ हाँ हाँ। ऐसे देखो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ नॉर्मल बात, फिजिक्स पढ़े हो? एनर्जी को न कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है, ना ये करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अरे ससुरा के कन, तो यही चीज तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो पाठ कर रहे दूसरे रूप में बदला ना, माने वो डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं आया, लेकिन दूसरे रूप में वो कन्वर्ट हो गया। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, गुड। जहां पर एरोबिक हो रहा है, एरोबिक हो रहा है, हाँ, वहां 36 कर लेगा। जहां जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, अब माइटोकॉन्ड्रिया तो पूरे सेल में ही है, सेल में ही है, तो सेल से बना ही हुआ है, तो हर जगह पर होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन जो तुम्हारा जगह क्रैम्प है वहां वो डिस्ट्रीब्यूट है ना, इतना जान लो कि अगर मान लिया जाए कि 38 मान लो, पूरे शरीर को 38 यूनिट मान लो, 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 38
उसमें दो जगह जो है तुम्हारा शरीर प्रभावित है, किसी से बैडली अफेक्टेड है, तो दो दो यूनिट काम नहीं ना करेगा। तो 38 में से दो घटा लोगे तो 36। हाँ 38 होना ही होना नहीं है। 38 में कई बार जो होता है वही क्रैम्प के कारण दो जो है अडॉप्ट नहीं कर पाता, दूसरे फॉर्म में अडेप्ट करता। 38 तो करेगा लेकिन दूसरे फॉर्म में करेगा। वो 38 करेगा, 36 नहीं रहेगा। 38 तो करेगा लेकिन वो किस रूप में करेगा, यही कहाँ लिखती है, लैक्टिक एसिड करो। समझ में आया। और उसी स्थिति में 36 करेगा, देखोगे यहां पर, यहां 36 लिखा था, उस स्थिति में 36 और 32 लगता है, तो 38 से ज्यादा थोड़ी होगा, 38 ही आता है। अगर नॉर्मल स्थिति है आदमी का तो 38 ही रहे। कहाँ इसमें कोनो रॉकेट साइंस है, अब तुम उसको रॉकेट साइंस बना रहे हो, है कि नहीं। अब नेक्स्ट लिखिए, ये स्पेशल कंडीशन है। एक चीज और बता देता हूं, ये दोनों जिस पर इतना जिरा हुआ है वह किसके लिए है, एरोबिक के लिए कि एनारोबिक के लिए। नहीं नहीं, मैं कहता हूं ये सेलुलर में ही घट रहा है, घट तो रहा है ये सेलुलर में। और सेलुलर में क्या होता है, एरोबिक होता है कि नहीं। लेकिन कुछ जगह पर विषम परिस्थितियों के कारण वहां ऑक्सीजन के सप्लाई नहीं होने के कारण क्या होगा, लैक्टिक एसिड बना। लेकिन वहां ऐसी बात करता हूं जहां एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने लगे, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने, तो उस जगह पर कैसे होगा, जैसे कि वह बिना ऑक्सीजन के कैसे वो काम करेगा, और ऐसा कौन करता है, और वहां क्या क्या बन सकता है प्रोडक्ट, पीछे लिखाया था, देखो क्या लिखाए थे, इथेनॉल लिखाए थे, इथेनॉल और प्लस क्या बनाएगा, CO2, CO2 तो बनाएगा ही, और एनर्जी बनाएगा। लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखिए, बैक्टीरिया, ये स्पेशल कंडीशन में नोट डाउन करके लिख लीजिए, बैक्टीरिया कॉमा ईस्ट, YEAST ईस्ट, फंगी कॉमा फंगी, फंगी in absence of oxygen, in absence of oxygen, oxygen produced ethanol, CO2 and energy। नहीं, ग्लूकोज को नहीं करेगा, वो ग्लूकोज कर रहे हो, ग्लूकोज, ग्लूकोज ये इसके पास में जो भी एक ऐसे ऐसे जो भी ईस्ट होते हैं या ये होते हैं, तो अपना जो फूड आइटम होते हैं, फूड आइटम के रूप में तो हम लोगों का ग्लूकोज होता है ना, लेकिन उनका जो भी फूड आइटम होगा, जो कुछ वो न्यूट्रिशंस के रूप में लेते होंगे, वह न्यूट्रिशन इस फॉर्म में टूटता है, किसमें, इथेनॉल में, CO2 में, और एनर्जी के रूप। नहीं समझे, अरे फूड पार्ट, हाँ तो वही करना चाह रहा हूँ। नहीं, ग्लूकोज भी हो सकता है, कोई गलत थोड़ी है कह रहे हो, होने के लिए ग्लूकोज भी हो सकता है, क्योंकि जनरली जो ये ईस्ट होते हैं, और क्या लिखा है हूँ, ईस्ट और बैक्टीरिया जो होते हैं, ये फंगी होते हैं, जनरली ये भी ग्लूकोज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ग्लूकोज ही हो, और भी फूड मटेरियल हो सकता है कि नहीं। जैसे वहां पर हम कंफर्म लिखा दिए कि ग्लूकोज ही होता है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज ही हो, इसलिए ऐसा तुम्हारा सवाल वाजिब है, लेकिन फूड मटेरियल्स लिखिए, फूड मटेरियल लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज हो भी सकता है और ग्लूकोज नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये अंडरस्टूड है, सिर्फ फूड मटेरियल अंडरस्टूड करके समझ के रखना है कि नहीं।
और वह किस में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल में, CO2 में और एनर्जी में। मेन चीज है मुझे यही। हाँ, कुछ ना कुछ तो रहता है, फॉर्म में रहता है, कोई एक फॉर्मेट में तो नहीं। हर किट और ये जो होते हैं इन सारी चीजों का अलग अलग उनका फ्यूल मटेरियल होता है। जैसे वायरस जो होता है, हाँ, फर्मेंटेशन करते हैं, तो एक कोई एक चीज तो होता नहीं है ना। तो हम एक चीज लिखा कैसे देंगे? तो हमारा पढ़ाना ये थोड़ा सा अथी ना हो जाएगा। जैसे एक पर अप्लाई होगा दूसरे पर अप्लाई नहीं होगा, तो वो रॉन्ग दिशा में, डायरेक्शन में चले जाएगा, इसलिए मैं एक पार्टिकुलर लिखाया नहीं हूँ। हाँ, ये कंफर्म है। जो कंफर्म होगा तो वो किसी भी स्थिति में रहे। नहीं, वो लिखाना रहता तो हम फिर ऑब्लिक देख लिखना लिखाते नहीं। ओनली ये याद रखना, हमेशा क्या बनाएगा? इथेनॉल ही। वो तो दूसरा चीज है, वो तो मेथनॉल होता है। हाँ, वो ईस्ट ईस्ट उस्ट डाला जाता है। हाँ, वो डाला जाता है, वो जानता है, जहरीला शराब जो होता है ना, वो मेथनॉल होता है, इथेनॉल नहीं होता। वो मेथनॉल वो कन्वर्ट कर। नहीं नहीं, प्रोसेस नहीं, उसका अलग चीज होता है, उसका फॉर्मेशन मैं केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। मेथनॉल से जहरीला शराब बनता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसमें ये प्रो अच्छा का है, तुम फर्मेंटेशन करते हो तो फर्मेंटेशन अच्छे चीजों में भी होता है। फर्मेंटेशन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ निगेटिव सेंस में होता है, जहरीले शराब में होता है। इडली डोसा जो खाते हैं उसमें क्या होता है? बहुत अच्छा, जो अभी जाते हो आप कचौरी और ये जो खाते हैं, तो वो क्या काम, जलेबी में ये सब क्या करता है? जो उसका जो बनाने वाला होता है रात में ही करके छोड़ देता है, तो फर्मेंटेशन ही तो हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी कोई जहरीला बन जाता है, जहरीला बनता तो पता नहीं कितने नाश्ता करने वाले साफ हो जाते कल होके। ऐसा तो, हाँ, नशा नहीं आता है, इसलिए तो कहे वो कि वो सिर्फ निगेटिव सेंस में नहीं होता है, पॉजिटिव सेंस में भी होता है। फर्मेंटेशन से शराब भी बनता है, तो इसका मतलब क्या? मिथलॉन अलग चीज होता है। मिथलॉन जो होता है, मेथ नहीं, मेथनॉल जो होता है ना, जनरली जो होता है वो उड्स के रिएक्शन से बनता है। उड्स पर लकड़ी और कुछ जहरीली चीजों को मिलने से बनता है, उसमें ये रिएक्शन नहीं होता है कि नहीं? फर्मेंटेशन होता है, लेकिन वो फर्मेंटेशन का मतलब ये हो गया, फर्मेंटेशन पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, मैंने जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो उसमें भी हो सकता है, और एक निगेटिव सेंस में होगा जिसमें मौत भी हो सकती है, जैसे मेथनॉल, ये सब चीज में होता है कि नहीं? वहां हम वहां डिटेल्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहां हमेशा एथनॉल बनेगा, एथनॉल नहीं बनेगा। एक दिमाग पर बैठा लीजिएगा, एथनॉल होगा, CO2 और एनर्जी बनाएगा। इसलिए बोलेगा कई बार कि ईस्ट, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के बाद क्या बनाते हैं? इथेनॉल, CO2। इस ये याद रहे या नहीं, CO2 तो हमेशा निकलना है, तो सबको कॉमन चीज याद रहेगा, ये याद रखना। हाँ, एब्सेंस ही है, O2 के एब्सेंस में ही हो, प्रेजेंस में लेगा ही नहीं। तब बैक्टीरिया और वायरस क्यों कर लेगा? हालांकि मछली जल की रानी है, तो मछली बाहर निकालोगे मर जाओगे कि नहीं? सेम चीजें वही तो, जो जिसके लिए प्रकृति ने बना रखा है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही लेता है, तो ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वह ले रहा है, नहीं ले रहा है, और जैसे प्रेजेंस हो जाएगा तो वह करना शुरू कर देगा, ऐसा कोई बात नहीं। प्रेजेंस भी रहेगा तो वो भी वही काम करेगा। समझ में आ गया? हाँ, एक्सेप्शनल बोलो। तुम्हारा क्वेश्चन माथा का दर्द करने वाला होता है। नहीं, डिस्कशन है इसका नहीं, हमारे यहाँ क्लास में खूब हम लड़का को फ्री करते हैं, जो सवाल करो। सवाल करने के लिए हमारे संस्थान में कोई नहीं, इसलिए संस्थान ये जो है, हम उस टाइप का ये नहीं रखे हुए हैं कि बच्चा का व्यक्तित्व में जो सवाल आएगा एकदम स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है पूछ सकते। हम कभी रोकते हैं थोड़ी है। हाँ, लेकिन हाँ, वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो गलत डायरेक्शन में होगा तो हम खुद ही रोक देंगे। हाँ, वो पूछ लो। लेकिन होगा नहीं, अगर रिलेटेड होगा तो अब ये ब्रेक डाउन कर दूंगा। हाँ, चलो जल्दी पूछो। है, गाय रिस्पायरेशन करता है हाँ, जरूर, निश्चित रूप से करता है।
हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं क्या पूछना चाह रहे हो, अभी पिटाई शुरू लग जाएगा 2 मिनट में। हाँ हम समझ रहे हैं कि जो क्या पूछोगे तुम। आ, नहीं नहीं नहीं, पूछो ना, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, जल्दी बताओ, टाइम हुआ। हाँ सब चीज होता है, सब चीज होता है, बताते जाओ, आगे बोलो, क्वेश्चन क्या है। O2 कौन को कह दिया है कि गाय रिलीज करता है? हे प्रभु, कहाँ आपके चरण है, पीटेंगे हम, मारी मार मारेंगे ये सब O2 ये ऐसे साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है? कौन सा प्रूफ किया है? गूगल बाबा मत दिखाना हमको, बड़ी पिटान पिटेंगे, अब प्रूफ लेके आओ, किताब लेके आओ, तब बातचीत करेंगे। दो एक्सेप्शनल है, जो रात माने जो है रात में भी ऑक्सीजन देती है, वह एक जो है पीपल का वृक्ष है, और एक जो है तुलसी है। उसका साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है, उसको भी हम बहुत ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत जगह पर उसका रिसर्च आ गया है, ये बात सही है। गाय वाला तो जब तक ऑथेंटिक स्रोत नहीं दोगे हम मानेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। वो बहुत बड़का इधर उधर वाला ज्ञानी ज्यादा मत बनो, परीक्षा भर पर हो, जिस पर रिसर्च अभी जारी है उस पर मत देखो, हम ऐसे ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा बता रहे हैं। तो समझ में आ गया सारी चीजें, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? कितने स्टेज में हो जाएगा सेलुलर रिस्पायरेशन? बढ़िया सोर्स, भारत सरकार का, भारत सरकार का, और किसी सोर्स से नहीं मानूंगा, भारत सरकार का स्रोत। नहीं, नहीं करेगा तो इंस्टीट्यूट का नहीं मानूंगा, आईआईटी या फिर शोध संस्थान भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, उसी को मानूंगा, दूसरे को नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं। ऐसे तो बहुत बकैती करने वाले लोग मिल जाते हैं। हाँ, नहीं, हमको खाली शोध करके हमको बता दो, पत्र बता देना, कल भर तुमको समय दिए। हाँ चलो ठीक है, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। अब लिखे, अब एक जगह पर उसको रिकॉल कर लीजिएगा। पहला हम क्या बताए थे? ए, एरोबिक रिस्पायरेशन, तो एरोबिक रिस्पायरेशन किस में होगा? मैं रिकॉल सिर्फ करा रहा हूं, फर्स्ट स्टेज में कहा होगा? साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में होगा और क्या बनाएगा? पायरुवेट। दूसरा स्टेज में कहा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेल में क्या बनाएगा? CO2, H2O और प्लस एनर्जी। दिमाग पर बैठा कि नहीं? अब देखो, एनोरबिक रिस्पायरेशन, एनोरबिक रिस्पायरेशन कहां कंप्लीट होगा? दो जगह पर होगा, एक होगा फर्स्ट स्टेज में कंप्लीटेड, कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या बनाएगा? फर्स्ट प्राइवेट, ये दोनों में प्राइवेट बनाएगा। अच्छा, सेकंड स्टेज में कहां पर जाकर होगा? सेकंड स्टेप में कहां जाएगा? साइटोप्लाज्म में। फर्स्ट स्टेज में साइटोप्लाज्म, सेकंड स्टेज में भी साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। हे भगवान, कभी कभी तुम्हारा दिमाग कभी ये हो जाता है, दिमाग यही स्थिर रखो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और क्या बनाएगा? 2 ATP बनाएगा, है कि नहीं? एनॉर्बिक वाला में, हाँ लैक्टिक एसिड के रूप में रहेगा, इलेक्ट्रिक एसिड के रूप में फॉर्म में रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ? नहीं, यहां तक पूरा समझ में आया कि नहीं? बहुत टेक्निकल चीज है ये, समझ में आया कि नहीं? मैं रिकॉल पूरा करा दिया, कोई दिक्कत? चलिए, अब लिखिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में लिख लीजिएगा, these cycles these cycles found in both aerobic and anaerobic respiration। फर्स्ट लाइन यही हो गया, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, खासकर यूपीएससी के एग्जामों में इस टाइप से प्रश्न ज्यादा आते हैं। और दिस साइकिल इज, सेकंड पॉइंट लिखिए, दिस साइकिल इज कॉल्ड
EMP साइकिल, EMP साइकिल, EMP साइकिल। अब अब तुम लोग देख के एकदम बिल्कुल घबरा गए हैं कि ईएमपी साइकिल तो हम ना किताब में पढ़े हैं ना कहूं सुने हैं। ईएमपी साइकिल क्या होता है, गेस करो। नहीं। ई हाँ, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ही होता है। ईएमपी साइकिल जो नामकरण हुआ है, 3 वैज्ञानिक के नाम पर इसका नामकरण है, क्योंकि ये इन्होंने रिसर्च किया था इसकी। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को भी अगर बहुत टफ सवाल पूछेगा तो उसी साइकिल को क्या नाम कर देंगे, ईएमपी साइकिल। और ईएमपी साइकिल किसके नाम पर पड़ा है, वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है। ये 3 वैज्ञानिकों का नाम लिख लीजिएगा, पहले लिखे इम्बेडेन, इम्बेडेन, EMBEDDEN, इम्बेडेन। दूसरा लिखिए MEYERHAWK, मेहरवेक, मेयर हॉक कहा जाता है इसको, मेयर हॉक कहा जाता है। बहुत टेढ़ा नाम है थोड़ा सा, लेकिन बार बार याद कीजिएगा तो हो जाएगा। और एक है PARNS, है कि नहीं। ये 3 वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह पड़ा है ईएमपी साइकिल, इन्होंने ही शोध किया, सर्च किया था, है कि नहीं। अब इसका भी प्रोसेस हम कराएंगे। तो पहला प्रोसेस कहां चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वह कहां पर संपादित होता है, हाँ सेम में ही होगा, सेम प्रोसेस होगा। तो किसका प्रोसेस होगा, ग्लूकोज का ही होगा प्रोसेस। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6। सेल में नहीं, सेल में ग्लूकोज हम नहीं समझना चाह रहे। अरे बेवकूफ का कन, पहले तो सेल में जाएगा, सेल हम समझ गए क्या करना चाह रहा है। न्यूट्रिशन जो है, ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप से पाचन हुआ, डाइजेशन में पढ़ाए हैं, अभी 2 लाठी लगेगा, अभी थोड़ा अभी पीटेंगे। हाँ, एब्जॉर्प्शन ब्लड में आया, अभी लाठी लेते आओ, अभी कौन चली गई लड़की, अभी 4 लाठी देते तुमको, वो पूछती तो हम बर्दाश्त कर लेते, तुमको हरा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, पढ़ा चुका हूं। हाँ तो वही, अब ये जो आया तो ये ग्लूकोज में होगा, रिएक्शन कहाँ होगा, यूनिटरी सिस्टम में ना। इसलिए सेल के बारे में लिखा है, अभी पढ़ाए नहीं हूं, नहीं तो अभी 2-4 लाठी देते और गिन के। सेल जो है, यूनिट सेल के बारे में कहा जाता है यूनिटरी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये सारा प्रोसेस कहां होगा, सेल के अंदर। तो ये जो ग्लूकोज पहुंचेगा सेल के अंदर जो रहेगा, ब्लड के डिफ्यूजन करके जो वहां जो पहुंचेगा, तो ये यहां पर जो पहुंचेगा एज ए ग्लूकोज के रूप में ही पहुंचेगा। रिएक्शन कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर। तो थोड़ा मैं आश्चर्य की बात करती हूँ, इसी फॉर्म में है ग्लूकोज। नहीं, ग्लूकोज जो होता है कार्बो एनर्जी कैसे प्राप्त हो, फिर मारेंगे 4 लात, बड़ी मार मारेंगे। फूड अब खा, भोजन लेते हैं, अब भोजन का अवयव कितने हैं, मुख्य रूप से 3 अवयव बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या लिपिड। कार्बोहाइड्रेट पच के किस रूप में आता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, यह ग्लूकोज ही तो है। यही ग्लूकोज का फिर कहां होगा, सेल में क्या होता है, वही तो रिस्पिरेशन के थ्रू में क्या होगा, एटीपी के रूप में एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और वही डायरेक्ट ग्लूकोज आने से एकदम ताकत थोड़ी मिल जाता है, जब तक रिस्पिरेशन नहीं होगा। क्योंकि रिस्पिरेशन सेल के अंदर होगा, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पिरेशन करने के बाद क्या बनेगा, एटीपी एनर्जी के रूप में बदलेगा। तो तू कल कही चाहिए ग्लूकोज ये में सेल में कैसे ले, ब्लड तो ब्लड का मेन काम वही है। ब्लड ब्लड जब पढ़ाएंगे तो ब्लड सुन, ब्लड
एकदम सफाई गोबर आदमी है। ब्लड जो है, देखो ब्लड अभी नहीं पढ़ाए हैं, ब्लड पढ़ाएंगे ना, तो ब्लड का फंक्शन होता है ब्लड द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, फंक्शन में लिखा हुआ है कि हाँ जब लिखा हुआ है समझता है तब कहे ऐसे बोल रहे हैं। यह जो है न्यूट्रिशंस का क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स का करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसका करेगा। इतना काम करता है। अब उस काम में से ही काम है कि नहीं सो बता दो। हाँ, डायरेक्टेड टिश्यू कहा जाता है, ब्लड इज ए लिक्विड टिश्यू, उसको सेल नहीं कहा जाता। ज्यादा मत दिमाग लगाना कि टिश्यू है तो इसका मतलब सेल से बना होगा, तो वहां पर वैज्ञानिक बेवकूफ है, बायोलॉजिस्ट, जो डायरेक्ट सेल न कह के उन्होंने टिश्यू कहा है। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। आए क्या, नहीं कुछ, हाँ, मैं बताए थे ना कि परिवहन नहीं, तुम्हारा गलती नहीं है, ब्लड अगर पढ़ा देते तो तुमको इतना एराइज ही नहीं करते क्वेश्चन, क्योंकि ब्लड का फंक्शन हम पढ़ाएंगे ना तो उससे बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इसलिए ना कहते हैं गौर से सुन लो, हम वैसा टीचर नहीं है। तो टीचर मिला होगा जो है ना कि फांकी मार के इधर उधर करके पढ़ा के निकल गए, सो वाली बात नहीं होती। पूरा क्लास कर लोगे तो पढ़ाने की स्थिति में आ जाओगे। स्टूडेंट की बातें छोड़ दो, जितना मैं डेप्थ बता रहा हूँ। और कोई किताब में नहीं लिखा है कि किताब सजेस्ट कर दूंगा कि आगे ये किताब पढ़ लो। इवन की एनसीईआरटी में भी तुमको हवा नहीं लगेगा, जब पढ़ा देंगे ना तो अब हवा लगना शुरू होगा थोड़ा बहुत। कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, मैं तो तोड़ दे रहा हूँ। अब तुमको लगता हो कि बायोलॉजी इतना इजी है जितना सर बता देते, इतना इजी नहीं, जाकर किताब पढ़ के देख लेना, पता चल जाएगा। हम तो उसको बहुत इजी में बच्चों की तरफ बता देते हैं, चलो भाई ये इतना इजी है, तुम्हारे लिए कर सकते हो। तुम उसको लेमन की तरफ पूछने लगते हो, तभी हम बता देते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है। अब समझ में आ गया। चलिए, अपने मित्र से ज्यादा लोग समझता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम टीचर की दृष्टि से देखते हैं उसे, है कि नहीं। तो ईएमपी साइकिल समझ गए होंगे, यह 3 वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, और इस किससे रिलेटेड है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स को ईएमपी साइकिल भी कहा जाता है, जो 3 वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है। तो पहला C6H12O6, यही पर तुम परेशान कर दिया था हम, है कि नहीं। और ये बनाएगा किस रूप में, किस रूप में, पहला जो होता है वो कौन सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पायरुवेट, जो पीछे मैं लिखा चुका हूं। तो यहां भी इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी क्या बनाएगा, पायरुवेट। लेकिन यह पायरुवेट बनेगा तो कहां बनेगा, फिर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिख देना। जनरली बहुत सारे टीचर यहाँ भी मिल जाए मुखर्जी नगर में, जो यहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेने वाले लोग हैं, अब पढ़ा देंगे लिखा देंगे यहाँ पर, मैं इसके गारंटी देता। होता ही नहीं है, फर्स्ट से जब भी पायरुवेट बनेगा तो साइटोप्लाज्म में लिखेगा, बैठा लो एकदम बिल्कुल। ये बनेगा आपको किसमें, ये बनेगा साइटोप्लाज्म में, है कि नहीं। तो ये यहां तक तो हम पीछे भी पढ़े थे। और कितने स्टेज में बनेगा, स्टेप में बनेगा, अरे 10 स्टेप में, बगल में लिखा दिए थे ना, 10 स्टेप में बनेगा। लेकिन यह पायरुवेट जो बनता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है यह, है कि नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अब जो है एक एटम जो है, एक एटम ग्लूकोज 10 स्टेप में जाके टूटकर क्या बनाता है, 2 एटम पायरुवेट बनाता है। थोड़ा अंदर तक और भी जाकर मैं बता दिया हूं। अगर एक एटम ग्लूकोज है, या एक एटम ग्लूकोज है, इसको मान लिया कि एक एटम है, तो यह पायरुवेट के रूप में कितना एटम बनेगा, अगर एग्जामिनर बहुत अंदर जाकर पूछ लिया। नहीं, 2 एटम बन, इतनी आसान रहता तो इतना आसान नहीं।
या पायरुवेट का 2 एटम बना, लिख लीजिए, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में टूटकर क्या बनाता है, 2 एटम ऑफ पायरुवेट बनाता है। तो लिख लो पहले, फिर लिखे नीचे, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल glycolysis cycles completed in cytoplasm, साइटोप्लाज्म। तो यहां से हम कितने चीज सीखे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत टेक्निकल चीज है ये। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कितन जो प्रोसेस है, वह प्रोसेस किस अंतर्गत आएगा, फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आएगा। अरे फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है इसमें कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। अगर मान लिया जाए कि ग्लूकोज का एक एटम है, तो पायरुवेट के कितने अणु में वो टूटेगा, 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यह बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कितने स्टेप में जाकर गुजरेगा, 10 स्टेप। लेकिन यह सब प्रोसेस, लास्ट लाइन में लिखाया था, ये सारी प्रोसेस कहां संपन्न होगा, मारेंगे इतना मार मारेंगे, यही दिमाग में एकदम साइटोप्लाज्म में लिखाया, साइटोप्लाज्म में सब घटेगा। यही तो पढ़ लेता है, दिमाग थी डिस्टर्ब करके रख दिया है, खुद डिस्टर्ब हो रहा है। अरे पहले पायरुवेट मारेंगे, पायरुवेट कंप्लीट प्रोसेस है, काम पायरुवेट तो एकदम मैंने मेडाइवल वाला प्रोसेस है। पायरुवेट जब मेडाइवल प्रोसेस है, तो यह सारी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा संपादित। सारा हम पढ़ा देंगे, जाके परीक्षा में गलती करके आएगा, और दिन तो 4 लाठी देंगे खींच के। अभी चल, अभी ये खत्म हो गए, अभी नहीं खत्म हुआ है, केव्स चक कंप्लीट, जानकारी कुछ नहीं रहता। क्रेब्स साइकिल सामने लिखा दिए हैं, तो अभी कह रहा है गलती। एक तो कर रहा था कि लिखा दिए थे ना कि दिस साइकिल इज कंप्लीटेड इन, देखो तो लिखो, नीचे लिखे हुए हैं कि नहीं, जो लास्ट लाइन लिखाया हूं, नीचे क्या लाइन लिखा है उसे देखो तो, क्या लिखाया हूं। हाँ, तब फिर लिखायल चीज में तब तू गड़बड़ी कर रहा है, तो तुम्हें इसका मतलब दिमाग नहीं है यहाँ पर, हमको तुमसे कोनो इंटेलिजेंसी का चेक कर रहे थे, लिखाया हुआ था तब तुम गलत बोल रहे हो। क्रेब्स साइकिल लिखो, दिस साइकिल completed in only aerobic respiration। सेकंड पार्ट लिखो, दिस साइकिल कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट, और यह कहां कंप्लीटेड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह क्या बनेगा, PO2, और क्या बनाएगा, H2O, और क्या बनाएगा, एनर्जी। अब यहां हो गए कंप्लीटेड, तो थोड़ा बेचैनी कल अच्छा ले रहा, डायरेक्टे थोड़ा पढ़ा देती हो।
देख रही हो? क्वेश्चन खूब करता है। हम डांटते नहीं है, डांटते हैं इसके मूर्खता वाले क्वेश्चन पर। नहीं, हम बहुत स्वतंत्रता दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, डांटते हैं इसके अति पर। कभी भी हम मना नहीं करते। क्वेश्चन कल अगर बंद खामोश हो गए तो हम ही को खुद खराब लगेगा, अरे आज का ही नहीं पूछ रहा है। हम कई बार होता है नहीं, क्लास करते करते खामोश हो रहे थे कि आज आज का खामोश हो। कहता है कि सर सब अब इसमें प्रश्न ही नहीं है तो हम क्या बोले। नहीं ठीक है, हम कभी डांटते नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ रहा है। पूरा बायोलॉजी पढ़ लेगा तो फिर इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसको हम कुछ जगह पर और डांटते नहीं है क्योंकि हम ब्लड पढ़ाई में नहीं किया है, तो ये पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हुए थे, यहाँ वो गलती किया तब हम बिगड़े हैं इसको, कि डाइजेस्टिव को पढ़ा चुके हैं तब तुम काहे वजह का। नहीं, तुम वहां पर जनरली नहीं, वो एक्सेप्ट करो, वो तुम गलती कर रहा था, ब्लंडर, मैं पीटता भी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा चुका हूँ और तुम उसमें गलती कर रहे हो। और सब जगह हम डांटे नहीं। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा पढ़ाए थे। अच्छा लो हो। पायरुवेट, पायरुवेट का मतलब होता है, पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट जो कि फर्स्ट स्टेज में कहाँ हो गया है? फर्स्ट स्टेज में देखो, फिर ध्यान से सुनना। फिर यहां पर मैं पूरा का पूरा चीज क्लियर कर रहा हूं। रिस्पायरेशन सिस्टम 2 स्टेज में होता है। फिर ध्यान से गौर से सुनिए, यहां देखिए मेरे ऊपर, कॉपी पर मत देखिए, वो काम देगा ही नहीं परीक्षा में। और इतना नहीं है कि कॉपी जिसको दिखा दीजिएगा वो कहेगा कि बेकार हम इतना पैसा दे के पढ़ रहे थे दूसरे जगह, वो तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। पहली नंबर देखिए, ये जो है पहला 2 स्टेज में रिस्पायरेशन जो है प्रोसेस प्रक्रिया होती है। एक होता है साइटोप्लाज्म में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट स्टेज वाला जो होगा, जो फर्स्ट स्टेज का जो रिस्पायरेशन सिस्टम होता है वह 2 जगह पर होगा, एनोर्बिक भी होगा और एरोबिक भी होगा। समझ में आ गया? तो ये दोनों जगह पर होता है। लेकिन लेकिन ये जो होता है और उसमें लास्ट उत्पादन क्या बनेगा? एरोबिक और एनारोबिक में दोनों में लास्ट उत्पाद क्या बनेगा? पायरुवेट, दोनों स्थिति में। ये दिमाग पर बैठा कि नहीं? और यह प्रोसेस जो पहला फर्स्ट स्टेज जो होगा वह कहां पर कार्य संपादित होगा? तो साइटोप्लाज्म में। इतना दिमाग में घुसा कि नहीं? क्लियर कट गया? अब आएगा सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज होता है कौन? क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल कहां घटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंड स्टेज कहां शुरू होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये जो होगा एरोबिक में होगा कि एनारोबिक में होगा कि दोनों में होगा? सिर्फ और सिर्फ एरोबिक में होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एरोबिक में होगा। एरोबिक में होगा, एरोबिक में क्या होगा? पायरुवेट, वहां से जो फर्स्ट स्टेज में जो उत्पाद बना है लास्ट पायरुवेट, वह पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? CO2 में। क्योंकि उससे पहले क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज के क्या बात बना? पायरुवेट। और पायरुवेट कन्वर्ट किस में होगा? CO2 में, H2O में, और ATP एनर्जी के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन ये संपादित किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो कि कहा माइटोकॉन्ड्रिया में होते कि साइटोप्लाज्म में होते। आज के बाद ये गलती कर ले, समझ जाना। दिमाग में घुसा कि नहीं? अब ये कंफ्यूजन है। सिविल सर्विसेज का जो क्वेश्चन बनता है ना, वह इसी टाइप का साइंस बनाता है। लूसेंट टाइप का नहीं। लूसेंट में पढ़े जब तो थोड़ा हवे ना लगता कि कथी हुआ, फैक्चुअल चीज रहती है ना, डेप्थ थोड़ी लिखा हुआ है। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सोना बताओ। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। आए। नया, नया सेल कहां से बनेगा? सेल का निर्माण कहां होता है ये तुमको पता नहीं है? सेल जो होता है ब्लड में पढ़ाएंगे। ब्लड में एक होता है कि सेल किस वाले सेल, अगर अगर तुम अगर टिश्यू के रूप में अगर ये ब्लड को अगर तुम कहोगे तो वो बोन्स में बनता है।
ब्लड जो है बोन्स में बनता है कि नहीं, व्हाइट ब्लड और रेड ब्लड, है कि नहीं। और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन और इस सारी चीज को क्या कहते हैं, तो सेल का डिवीजन होता है। हमारे यहाँ सेल है ना, जैसे ये, जैसे हाथ का विकास होता है या पैर का विकास होता है, तो सेल जो है दो प्रकार का डिवीजन करता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस जो करता है उससे ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स होता है, और जितना भी जैसे चाइल्ड का निर्माण होता है, या जितना भी हम कहेंगे कि जो जाइगोट का निर्माण होता है आफ्टर जो है मेल स्पर्म और जो है ओवम के मिलने से जो जाइगोट का निर्माण होता है, वहां पर मियोसिस की प्रक्रिया होती है, माइटोसिस नहीं होता है। माइटोसिस सेल के डिवीजन के लिए में जिससे ग्रोथ होगा, और मियोसिस प्रोसेस होगा उसमें न्यू बॉर्न चाइल्ड का जो निर्माण होता है उसमें मियोसिस होता है कि नहीं। ये सेल डिवीजन में बताएंगे, तब तुमको पता चलेगा कि कैसे ग्रोथ हो। और नए ब्लड का निर्माण जो होगा या सारी चीजें जो बनती है वह सब जो है बोन्स के थ्रू बनती है कि नहीं, बोन में बनती। समझ में आ गया। ये तो हमको लगता है कि तुम लोग एडवांस में पूछ ले रहे हो, ये सब फेल ना पढ़ाए हैं, पहले ही पूछ रहे हो कि ग्रोथ कैसे हो। अब देखो पढ़ा यहाँ रहे हैं, सेल में जाकर ग्रोथ पढ़ा रहे हैं। अरे बोलते ने, अरे सेल के अंदर, हाँ तो ठीक है, सेल पूछ लिया अलग बात है, एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, सब एक दूसरे आया है पूछ लिया तो बता दिए हैं। लेकिन सेल में हम सारा पढ़ लोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सबको एक इंटरलिंकिंग करा देंगे। तो ये पूरा साइकिल समाप्त हो गया कि नहीं, खत्म। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एनर्जी ऑफ पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उसमें क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जैसी संरचना होती है, उसमें स्टोरेज है कि नहीं। अभी देखे हो तो हीटर जो होता है, हीटर के क्वाइल जैसी उसमें स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टिक कहते हैं, पढ़ाऊंगा सेल में। तो उसी में जाकर स्टोरेज, समझे, एनर्जी वहीं जाकर स्टोर हो, और वह स्टोर होता है यही एटीपी के रूप में जो एनर्जी कन्वर्ट हुआ है। तुम जो अभी बोल रहे हो इतना, चल रहे हो, कहाँ से एनर्जी प्राप्त हो रही, वहीं से। दो चार दिन भूखे छोड़ दिए में, तीसरा दिन क्वेश्चन करने की स्थिति में रहोगे, क्योंकि फूड से एनर्जी ही नहीं मिल रहा है, तो बोलने की स्थिति में रहेंगे नहीं रहोगे, है कि नहीं। एनर्जी देना पड़ेगा तभी बोलने की स्थिति में आ पाओगे, बस एनर्जी कहाँ जाइए। चलो खैर, इनर्शियल तुम्हारा क्लास है तो क्वेश्चन करना वाजिब है कि नहीं। जब धीरे धीरे 4 5 7 चैप्टर पढ़ लोगे तब तुमको बहुत बात क्लियर हो जाएगी। चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। ठीक है, जैसे आया था, मुझे लगा था कि मुझे लगा था कि डाइजेशन पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पर कुछ कुछ आया था, तो हम बोले कि इसको इंटरलिंकिंग कर देंगे। अरे कहीं ना कहीं लोचा आता ही, अब सेल पढ़ाते तो कुछ ना कुछ टिश्यू वाला मुद्दा आता, कुछ और मुद्दा आता, तो मुझे बताना ही पड़ता। तो ऐसा कोई बात नहीं, सब एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, ऐसा करें। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ऑफ गैस। अरे भाई हम तुम्हारा, हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बुरा मत मान जाना। लाठी मार, हम वहाँ पूरा श्री राम वाले आईएएस क्लास में लड़की सबको बोल देते कि लाठी मारेंगे तो वो बुरा नहीं मानती है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो थोड़ा सा भय बनाने के लिए सर बोल देते हैं, पढ़ने के लिए। जैसी क्लास से बाहर जाते हो मित्रवत व्यवहार रहता है मेरा, देखे हो ना, तो व्यवहार ही पूरा पलट जाता है। क्लास में बहुत टाइट रहता हूँ, क्लास में सख्त रहना भी चाहिए, मित्रवत पहराना भी चाहिए, थोड़ा सख्त भी रहना चाहिए। जैसे देखते हो मेरा बिहार सीधे चेंज हो जाता है, क्लास से बाहर निकला व्यवहार मेरा चेंज। हाँ, मैं टीचर और गुरु का परंपरा नहीं रही है, दुश्मन की तरह। तो बिल्कुल वही होना चाहिए, हम वैसे नहीं करते, चापलूसी वाला मेरा काम नहीं रहता है।
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लिख लीजिएगा, पहला इस तरफ हेडिंग करके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अभी थोड़ा देर पहले हालांकि चर्चा चली ही है, तो मैंने बता दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा। अब ब्लड में भी 3 पार्ट होता है, खैर अभी फिर यहाँ नहीं बताऊंगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। और तो हमको बताना पड़ जाता है कई बार, ब्लड में मैं डिटेल बताऊंगा। आरबीसी होता है, मोटा मोटी यही बता देता हूँ, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है कि नहीं, मोटा मोटी यही 3-4 होता है। प्लाज्मा भी होता है, इससे 55% से 55% तक तो प्लाज्मा ही होता है। तो कंटेंट प्लाज्मा में बताएंगे, उसका बहुत सारा ये होता है, मेनली 4 कंपोनेंट होता है। तो उसमें जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है जनरली वो कौन करता है, आरबीसी करता है। ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि O2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, आरबीसी। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि चेहरा अगर लाल रखना हो, बहुत लोग कहते हैं कि खूब सेब खाइए या ब्लड को बढ़ाने वाली चीजें जितने हैं उस चीज को खाइए। कहने का मतलब क्या है, जितना ब्लड का फॉर्मेशन होगा। हाँ, ऑक्सीजन काम करेगा, बिल्कुल सही है। इसलिए कई बार देखते हो जो व्यायाम करता है या जो दौड़ता है उनका चेहरा बहुत लालिमा होता है, या जो जिम करते हैं उन सब का चीज क्यों चेहरा चमकता है, उसके पीछे कारण होता है कि ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है। खैर, और लिख लीजिएगा 90%, 97% जो होता है O2 का ट्रांसपोर्टेशन बाई आरबीसी। 97% ऑफ द O2 ट्रांसपोर्टेशन बाई आरबीसी। तो 97% किससे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या किससे हो गया, आरबीसी। तुम कहोगे कि सर ये 3% किससे होगा, क्योंकि टोटल हम 100% होगा ना भाई, तो 3% किससे होगा, एग्जैक्ट सही, प्लाज्मा। प्लाज्मा से होगा। और प्लाज्मा से क्यों हो पाएगा, इसलिए ने कहा है कि किताबों में ढूंढते रह जाओगे ये सब चीजें, ये फैक्ट चीजें, वाटर का कंटेंट है इसीलिए। सब बताऊंगा, ये पढ़ाऊंगा ब्लड में, लेकिन चूंकि हल्का फुल्का मैं इसलिए चर्चा कर दिया हूं। 3% प्लाज्मा के थ्रू। साइंस के इतना ज्यादा अच्छा तुम्हें ज्ञान हो जाएगा ना कि साइंस का कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। अरे नीट के लिए हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं, नीट में इसी पढ़ाया जाए, नीट में तो और थोड़ा गहराई तक जाते, नीट वाला टीचर के तो और पगला दे भी। कहने का मतलब यह है कि जितना पढ़ा रहे हैं वो जीएस में अच्छा लेवल तक क्वेश्चन कर लोगे। हाँ, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम नीट का पढ़ा रहे हैं, तो हमारा आपको ऊपर तंज कर से कि इतना डेप्थ पढ़ा रहे हैं इसका मतलब नीट वाला पढ़ा रहे हैं, नहीं, मैं जीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, नीट का ऐसा पढ़ाई नहीं होता। चलो उनका अलग है तरीका। 3% किसका कहां से होता है, इसको लिख लीजिए डाटा को। एक तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि 1 आरबीसी molecules contains 26.5 करोड़ hemoglobin molecules, and one molecules one hemoglobin's molecules react with four four oxygen molecules। अब बताओ, एक मॉलिक्यूल्स किसका, हेमोग्लोबिन्स का,
कितना कंटेंस करता है? 26.5 करोड़ हेमोग्लोबिन को कंटेंस कर। कितना हो गया? कम कम लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छे समझ देखो। आ, एक इसका एक मोलिक्यूल्स 4 हेमोग्लोबिन के कंटेंस करता है, नीचे लिखा हुआ है कि नहीं? तो फिर इसे 4 से गुना कर दोगे, क्योंकि एक मोलिक्यूल्स में इतना होता है, इतना है। और एक मोलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन में कितना कंटेंस करता है? 4। तो 4 से गुना हो जाएगा कि नहीं? समझ जाओ कि 26 में इतना से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग लगभग बिलियन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग लगभग मोटा मोटी मैं कर रहा हूं, अरब हो जाएगा, 1 अरब के करीब, 1 अरब से ऊपर हो जाएगा। समझ जाओ कि 1 अरब से ज्यादा, मैंने ये याद नहीं करना है, 1 अरब से भी ज्यादा यह कंटेंट करता है एक हेमोग्लोबिन का अणु। इतने ज्यादा को यह कंटेंट करने की क्षमता। तो इससे समझ आया है कितना यह ट्रांसपोर्टेशन करने की क्षमता होती है। इसलिए आरबीसी में कहा जाता है माने जो ट्रेवलिंग, जो ट्रेवल करने की जो ऑक्सीजन की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तीसरा लिखिए, नंबर ऑफ आरबीसी कितना होता है ब्लड में? 50 से 50 लाख के करीब होता है, 50 लाख के करीब, 50 लाख एनसीईआरटी लिखा है, 50 लाख के करीब होता है इन ए ह्यूमन। इन ए ह्यूमन लिख लीजिएगा, सब जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहा हूं। तो आपने बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में, आप किस प्रकार से O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके थ्रू होता है, तो मोटा मोटी इतना भी जानकारी हो जाएगा तो काम चलेगा। तो आरबीसी का ये O2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से तो होता है, लेकिन पूछ देगा ब्लड के किस पार्ट से होता है मैक्सिमम? आरबीसी के थ्रू। क्या डब्ल्यूबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है कि यहीं अंदर से बीच के पूछ दिएगा? तो नहीं, डब्ल्यूबीसी के द्वारा नहीं होता है। क्या प्लाज्मा के थ्रू होता है क्या? हाँ, नगण्य मात्रा में होता है, माने कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है, 3% है कि नहीं? तो अब यहां तक बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? अब लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। जैसे O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी तरह से क्या होगा, और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी किसके मार्फत होगा? ब्लड के माध्यम से ही होगा। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO, ये ब्रेन में पूरा डिटेल, ब्लड का सर्कुलेशन जब पढ़ाऊंगा ना उसमें बताऊंगा। ये तो हल्का सा चर्चा आया है इसलिए मैं बता रहा हूं, है कि नहीं? लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। लिखिए, इन ह्यूमंस मोस्ट 65 to 70% of CO2 is transported by 65 to 70% transported by bicarbonates of sodium and potassium, sodium and potassium. The human must 65 to 70% of CO2 is transported as bicarbonates। किस रूप में होगा? बाइकार्बोनेट्स के रूप, ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। तो रेस्ट के किस फॉर्म में होगा? तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, अबाउट 33% of CO2
is transported as कार्बोएमिनो कंपाउंड, कार्बोएमिनो कंपाउंड। और लास्ट में लिखिएगा 7 to 10% of CO2 is transported by plasma। तो आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि सबसे ज्यादा CO2 जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? सोडियम और पोटासियम के क्या? बाइकार्बोनेट। समझ में आया? ऐसी सवाल पूछा जाएगा यूपीएससी का, वो गया कि हम इतना लेंगे और 4% CO2 बाहर निकालेंगे। लूसेंट में भी क्या है, ये पढ़ाने के लिए संस्थान थोड़ी, वहां ऐसी फॉर्म में आएगा क्वेश्चन। तो कितने तरह माने जगह से किस स्वरूप में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? 3 फॉर्म में। ये कौन कौन है? 65 से 70%। फिर से को मैंने उसको रिमेंबर कीजिए, किस फॉर्म में? 65 to 70%। किस फॉर्म में? कार्बोनेटेड। किसका? सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है। और 33% किसका हो रहा है? कार्बन एमिनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन एमिनो एसिड। और 7 to 10% प्लाज्मा में हो रहा है। किस फॉर्म में? प्लाज्मा के, प्लाज्मा उसको बाहर कर दे रहा है। हुआ कोई दिक्कत हुआ? ये अंदर से कई बार सिविल सर्विसेज के सवाल पढ़ेंगे तो इस टाइप से सवाल बनते हैं। जमाना गया कि 4% CO2 बाहर निकलते, हाँ श्वसन समाप्त, तीसरी काय में कोई दमे नहीं है। तो तीसरा है वो भी कहानी बताऊंगा। 4% नहीं, 0.03% CO2 हम लेते हैं। अरे इन्वायरमेंट में इतना ही ना है CO2, यूरोपी में पढ़े हो कि नहीं? इतना ही है। लेकिन जब CO2 बाहर जब हम सांस के थ्रू छोड़ते हैं ना, उसमें क्या रहता है? 4% CO2 रहता है। अब यह CO2 4% कहां से बना? तो ये बना जो हम सांस में O2 लेते हैं, और O2 का मोटा मोटी 21% समथिंग है। अब मान लेते हैं कि 20% है, तो 20% में रेस्ट यही कंज्यूम हो जाता है। और 16% जो है जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि कंज्यूम यही 20% कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CO2 में। तो ये 4% इसमें घटेगा तो कितना रेस्ट बढ़ जाएगा? O2 16%। ये भी टेक्निकल कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। हाँ, तो भी सांस के बाद भी जो निकलता है ना उसमें 40% 60% जो होता है कंज्यूम कितना हो पाता है? सिर्फ और सिर्फ कितना? 4% ही। समझ में आया? ऐसे भी टिपिकल सवाल पूछ देगा, हालत खराब हो जाएंगे। सांस छोड़ रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि उसमें सारा का सारा कंज्यूम कर लिए ऑक्सीजन का 40% कंज्यूम हो पाता है। और वही 4% CO2 के रूप में 4% बाहर निकलता है, और रेस्ट 60% ऑक्सीजन भी निकलता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें बहुत गहराई की चीजें हैं। खैर मैं सब चीज पढ़ाऊंगा, है कि नहीं? तो यहां तक किसी को चीज कोई दिक्कत है? अब लिखे इंस्पायरेशन, एक दूसरा हेडिंग लिखे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इन देखिए अंतर करा देता हूं, एक तरफ में लिखे इंस्पायरेशन और दूसरे तरफ लिए एक्सपायरेशन। ये बहुत अच्छा अच्छा डाटा लिखाऊंगा इसमें, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। पहला लिखे इन ए ह्यूमन बींग्स, इन ए ह्यूमन बींग्स, इंस्पायरेशन की तरफ में लिखिएगा इन ए ह्यूमन बींग्स
inhales air in 2 seconds, inhales air in 2 seconds, और एक्सपायरेशन की तरफ में लिख लीजिएगा, ए ह्यूमन बींग्स inhales exhale it form in the air in in 3 seconds. तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने सेकंड का है? दोनों के बीच डिफरेंस कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का अंतर होता है। एक जो सांस लेते हैं और एक सांस जो छोड़ते हैं, इसमें टोटल कितना समय लगा? सब डाटा एकदम दिमाग में बैठा के रखे रहो। लेने में 2 सेकंड और छोड़ने में 3 सेकंड, टोटल कितना हो गया? 5 सेकंड। और ये दोनों के बीच में अंतर पूछ देगा तो कितना? 1 सेकंड। सब दिमाग पर छप रहा है कि नहीं? दूसरा पॉइंट लिखिए, इन प्रोसेस, इंस्पायरेशन वाले में लिखिएगा, रिप्स, रिप्स माने क्या होता है? पसली, रिप्स कम आउट। अब देखो यहां देखो, तब समझ में आएगा। जैसे इनहेल किया, रिप्स बाहर आया कि नहीं? इसीलिए वो क्या लिखाएगा? रिप्स कम आउट। इन प्रोसेस वाले में क्या होगा? इन प्रोसेस रिप्स कम इन। इंस्पायरेशन वाले में लिख लीजिएगा, स्टर्नम। अब स्टर्नम सुन के तुम लोग एकदम घबरा गए होगे। स्टर्नम जानते हो को? एनीबॉडी एल्स? स्टर्नम समझते हो? बोन्स में पढ़ाए थे, बोन्स पढ़ा चुका हूं तुम लोग। बोन्स में ये जो होता है ना, कलाई की हड्डी यहां पर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? टाई बोन्स भी कहा जाता है। टाई टाई पहनते हैं कि नहीं? यहीं पर ये दोनों जो रिब्स है, उसको ये ज्वाइंट करता है स्टर्नम। इसलिए किसी कोई बदमाश हो तो उसको मारना चाहिए इसी पर। इतनी जोर से मारो यहां से स्टर्नम ही टूट जाए। स्टर्नम टूटा कि उसका काम खल्लास। अब मैं ऑनलाइन में बता रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर कहीं मौका, मैं मारने का ट्रेनिंग बता रहा हूँ। ये होता है स्टर्नम, यानी कि दोनों रिफ, हाँ ये रहता है। तो ये स्टर्नम भी जो जब सांस लोगे और ये करोगे तो कम आउट ये भी होता है। तो लिख लो, इन प्रोसेस स्टर्नम कम आउट। और उस तरफ में लिखेगा, इन प्रोसेस स्टर्नम कम इन। अच्छे, इंस्पायरेशन में क्या होगा? इन प्रोसेस डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम क्या होगा? फ्लैट हो जाता है? नहीं, इसमें फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम का जो है उसका शेप फ्लैट हो जाता है। एफ लिख लो, फ्लैट हो जाता है, FLAT, फ्लैट। और एक्सपायरेशन में क्या होगा? इन डोम शेप हो जाएगा, DOM, डोम शेप हो जाता है, डोम शेप हो जाता है। और इंस्पायरेशन वाले में लिख लीजिएगा फिर, और भी डिफरेंसेस लिख लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल बी इंक्रीज। और उसमें क्या हो जाएगा? इन प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी कम इन डिक्रीज। कम इन या डिक्रीज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, एयर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा? जब हम इनहेल करेंगे तो ये प्रेशर क्या हो जाता है? अरे भैया, इतना आसान रहती तो ये सवाल हम पूछते। और इंस्पायरेशन करोगे तो एयर प्रेशर
घटेगा, बढ़ेगा नहीं। अब ये समझाऊंगा, पहले लिख लो। एयर प्रेशर डिक्रीज होता है और एक्सपायरेशन में क्या होगा, एयर प्रेशर इंक्रीज होगा। देखिए, अब ध्यान से सुनना। हाँ हाँ, हाँ वही समझाने वाला हूं, अब गौर से सुनना। देखे थे वहां नीचे में डायफ्राम था इस टाइप का स्ट्रक्चर में, इसके नीचे। तो ये जब नीचे की ओर खींचेगा तो यह एयर वैक्यूम बढ़ेगा कि नहीं, एयर वैक्यूम भरेगा कि नहीं। और इसी एयर को भरने के लिए नोज के थ्रू विंड जो है लंग्स के थ्रू यहां पहुंचेगा। तो विंड विंड का फ्लो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। अरे पढ़ते हो कि नहीं। तो इस स्थिति में यहां लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा कि हाई प्रेशर का, कथी लिखल जाऊ, क्या लिखाया हुआ है, प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS। और जब यही चीज फिर ऊपर चल जाएगा तो यहां पर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। और इसमें इतना प्रेशर बढ़ जाता है यहां कि एटमॉस्फेयर में हो जाता है जस्ट अपोजिट, यहां हो जाता है लो प्रेशर और यहां हो जाएगा हाई प्रेशर। तो हवा क्या करेगा, इससे बाहर निकलेगा, वही सांस के रूप में बाहर आता है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना इनको हम याद करके करते हैं क्या। जैसे तुम कभी कभी होमवर्क नहीं करोगे तो कहोगे जो आज भूल गए, तो इसी हम कहेंगे नहीं आज सांस लेना रात को हम भूल गए थे। तो जैसी सांस लेना कल भूल जाओगे तो जिंदगी भी भूल जाओ, है? सांस लेना ही भूल जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें किसके कारण होता है, डायफ्राम के कारण होता है। तो अब समझ में आएगा कि क्यों लो प्रेशर बनेगा, कोई हाई प्रेशर बनेगा। बायोलॉजी आज के बाद से लगना शुरू हो गया कि ये तो रटने का विषय ही नहीं था, ये तो प्योर साइंस है। हमने इसको रट्टू तोता बना दिया था, है कि नहीं। टाइम बता देना, हम घड़ी उड़ी पहन के नहीं आए हैं, हम सुरा आदमी है, पढ़ाते रह जाएंगे शाम तक, हैं। 1 बज गया है, बस लास्ट पॉइंट लिखिए। 8 मिनट बाकी है, वो बोल रही है 1 बज गया, तुम कहते हो 8 मिनट बाकी। चलो कोई बात नहीं है, सर का क्लास नहीं था तो हम पहले आके लगातार प्रवचन दिए जा रहे हैं ना। चलो कोई बात नहीं है। अच्छे, सर आज किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, कल आएंगे। हाँ वहां उसके कारण नहीं है, लिखेगा ऑक्सीजन इंस्पायरेशन में लिखेगा। इन्वायरमेंट में कितना है, लगभग लगभग हमने बताया था 20 से 21%, तो 21%, 21% लिख लीजिए। CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03%, अभी लिखाया हूं कहीं पर, वहां पर है CO2। और नाइट्रोजन कितना है, 78%। तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ जो है इन एक्सपायरेशन में क्या हो जाएगा, यहीं पर बताया था ना, CO2 कितना हो जाएगा, 4%, लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा 60%। अच्छे, नाइट्रोजन पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, जितना है उतना का कौन कंज्यूम तो हुआ नहीं, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, यहां तक किसी को समझ में आया कि नहीं। कहां 2% का डिफरेंस, कहां तोरा 2% का डिफरेंस। अरे मोटा मोटी 16%, इन्वायरमेंट में पूरा 21% नहीं है, 20% समथिंग है, 16% मोटा मोटी ले लिया हूं। लिख सकते हो 16 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एग्जैक्ट 21% इन्वायरमेंट में नहीं है, हैरी करता है 20 से 21%।
मोटा मोटी मैंने 20% है कि नहीं। तो आज की क्लास यहीं छोड़ दे, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। और आज जो है थोड़ा समझने वाला ज्यादा था, है कि नहीं, मजा आ गया होगा। आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे क्लास। ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, वो प्रतिदिन होता है वो, है कि नहीं। वो आज मुझे लगता होगा आज भी खत्म, रिस्पायरेशन नहीं खत्म हुआ, हे भगवान। ये तीसरा दिन चल रहा है कि तीसरे दिन है ना, तीसरा दिन, तीसरा दिन अब चला है। हम तो समझ रहे थे कि आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, कोई बात नहीं।